हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? बेटा आई होप आप बहुत अच्छे होगे। आज के लेक्चर में ये इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम के आगे के पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, जैसा कि मैंने सबको बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, ठीक है ना। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है बेटा। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन ये नोट करना, लेक्चर नंबर थर्ड है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। देखो फटाफट लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन होता है क्या। तो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन होता है क्या है। तो आज के लेक्चर में देखें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म एक्टिव मास, यानी कि एक्टिव मास क्या होता है उसके बारे में नहीं गाइस। देखो इधर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म एक्टिव मास, the term active mass, the term active mass, देखो यहां पे active mass used in the above, जो पहले आपने देखा था पहले के लेक्चर में। above क्या, या प्रीवियस भी आप कर सकते हो आप, मींस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन है number of moles dissolved in, number of moles dissolved in, number of mole dissolved in per liter of the solution, per liter of the solution। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो यार, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मैं यहाँ पे, सपोज x ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी को पता है जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। सपोज x ग्राम ऑफ NaOH dissolved in, NaOH dissolved in V liter ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि V लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। V मतलब वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। देन हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे, देन कॉन्सेंट्रेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, ध्यान देखना बेटा यहाँ पे, then concentration of NaOH solution is equal to, क्या हो गया बताओ, x ग्राम इन V लीटर, x ग्राम इन V लीटर, ध्यान देखना यहाँ पे, x ग्राम इन V लीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन 40 क्या होता है, मास ऑफ NaOH होगा, बोलो ना, x अपॉन 40 हो जाएगा यहाँ पे, मोल्स इन V लीटर, क्या हो गया यहाँ पे, मोल्स इन V लीटर। देखो मैं लिखता हूँ फिर से यहाँ पे, x by 40 moles V लीटर, नोट करो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, इज इक्वल टू कर लिख सकते हैं यहाँ पे कि x अपॉन 40 इंटू V, क्या लिखे हम बेटा यहाँ पे, x इंटू 40, यानी कि x अपॉन 40 इंटू V। V क्या होगा, V किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम जो हमने लिया है यहाँ पे NaOH के लिए। यूनिट क्या होगा इसका, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर हो गया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ NaOH सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास
ऑफ NaOH सॉल्यूट। देखो यहाँ पे समझो यार, एक बार समझो आप अच्छे। देखो यहाँ पे द टर्म एक्टिव मास यूज्ड इन द, जो अबव का मतलब ये समझो। देखो अबव का मतलब ये है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसकी बात से ही मैंने कंटिन्यू किया है। अब मतलब यानी कि अबव या प्रीवियस भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो द टर्म एक्टिव मास यूज्ड इन द अबव डेफिनेशन मींस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या नोट करो यहाँ पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने नंबर्स ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में लिया, देखो सपोज x ग्राम, क्या यहाँ पे x ग्राम NaOH है। NaOH क्या है, बेस है, सबको पता है। NaOH डिसॉल्व्ड इन क्या v लीटर, v मतलब वॉल्यूम हो गया, v लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देख क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो NaOH को कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो NaOH कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, x ग्राम इन v लीटर। क्या होगा, x ग्राम इन v लीटर, यानी x ग्राम है। अब x जगह पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप क्या होगा, x ग्राम इन v लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन 40। 40 इज द मास ऑफ NaOH, 40 क्या है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसको और करके x अपॉन 40 इनटू v मोल्स पर लीटर, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ NaOH। क्या बोलते हैं इसको, दिस कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ NaOH। तो एक्टिव मास ऑफ NaOH एक्चुअल में क्या है, तो एक्टिव मास ऑफ NaOH का मतलब कितने ग्राम सॉल्यूट जो है वो स्पेसिफाइड लिक्विड में डिसॉल्व है। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग एक मिनट नोट करना, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन NaOH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन कितना, x ग्राम इन v लीटर। तो क्या लिखा हमने, x अपॉन v, वेयर v इज द मास ऑफ NaOH। लिख सकते हैं यहाँ पे मोल्स इन v लीटर। तो इज इक्वल टू लिखा मैंने क्या, x अपॉन 40 इनटू v, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। दैट्स ऑल, कितना आसान है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ NaOH। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, लिखो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो बेटा सभी स्टूडेंट, बहुत आसान है यार। एक लाइन फिर से बोलता हूं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द वॉल्यूम इन लीटर अकॉर्डिंग टू मास। फटाफट लिखो। चलो ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक्टिव मास के टर्म में अच्छे से लिखे इसको, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक्टिव मास को एक्चुअली हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट NaOH, जो हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन, ये जो हमने लिखा है आप x अपॉन 40 इनटू v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भाई, देखो आप यहाँ पे गाइस, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द एक्टिव मास, देखो लिख लो यहाँ पे द एक्टिव मास यूजुअली डिनोटेड, यानी यूजुअली हम कैसे लिखते हैं उसको, स्क्वायर ब्रैकेट से, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में उसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि NaOH, तो NaOH क्या होगा यहाँ पे NaOH स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया हमने यहाँ पे NaOH स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर वही जो आपने लिखा था अभी इसके पहले नीचे में आप क्या लिखे, इज इक्वल टू क्या लिखे हम यहाँ पे, तो x अपॉन 40 इनटू v, क्या लिखा है यहाँ पे x अपॉन 40 इनटू v, क्या हो गया यहाँ पे m, मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसका आपका, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास। अब NaOH जब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यार, ऐसा नहीं कि NaOH लेंगे, NaOH की जगह पे हम दूसरे कोई भी एग्जांपल से यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो नोट डाउन करो बेटा यहाँ पे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे लिख लेना वेयर m इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वेयर m इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको पता नहीं कि m क्या है। तो m का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया। लिख लो बेटा जल्दी से, फटाफट लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनरली आप एक चीज ध्यान रखना कि एक्टिव मास को हम जनरली स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं।
फटाफट लिखो। ठीक है, वेल वेरी वेल बेटा। अब मैथमेटिकली कैसे इसको हम लिखेंगे, देखो अभी देखो यहाँ पे, देखो मैथमेटिकली do guys, मैथमेटिकली हम कैसे लिखें, देखो यहाँ पे मैथमेटिकली वी कंसीडर ए रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ले लो, यहाँ पे कंसीडर ए रिएक्शन, आप कोई भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ले सकते हो, एक्स वाई ए बी कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन ले लो आप कोई भी। तो हमने कंसीडर इक्वेशन क्या है यहाँ पे a, और इधर क्या है बेटा हमारा a प्लस बी, और इधर क्या बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे भाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब इस टर्म को हम एक्टिव मास के लॉ ऑफ मास सेक्शन में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इधर, तो अब लिखो यहाँ पे अप्लाइंग लॉ ऑफ मास सेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास, क्या हो गया यहाँ पे एक्शन, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, रेट एट विच देखना बेटा, ध्यान देखना, इसके बाद का एग्जांपल भी इससे रिलेटेड आएगा, रेट एट विच ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए, ये नोट करो क्या होगा, रेट एट विच ए रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या होगा, रेट एट विच बी रिएक्ट्स, क्या बी, ये बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी। देखो ए और ए स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको ए क्या होगा, ये आप क्या होगा रिएक्टेंट, और दिस इज एक्टिव मास ऑफ ए, नोट करो यहाँ पे, ये आपका क्या होगा, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज एक्टिव मास, नोट करना यहाँ पे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा तो क्या होगा, दिस इज एक्टिव मास, तो क्या होगा इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि रेट ऑफ ए डिपेंड ऑन द एक्टिव मास ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी डिपेंड ऑन द एक्टिव मास ऑफ बी, नोट डाउन, इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, अब क्या बोलना है, अब लिख सकते हैं देयरफॉर रेट एट विच ए बी रिएक्ट टुगेदर, A and B react together directly proportional to active mass of A into B, यानी क्या होगा, A B क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, या इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं गाइस, क्या लिखेंगे यहाँ पे K A into B। अब क्या है यहाँ पे मिला, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यार, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, लिख लो यहाँ पे where k is equal to proportionality constant, और वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं बेटा। तो नोट डाउन करो यार, फटाफट नोट डाउन करो। चलो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत आसान है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए। चलो देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ गाइस, नोट करो यहाँ पे, देखो हमने कोई यहाँ पे यार एक जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब देखो यहाँ पे ए बी ये क्या बना रहा है, रिएक्टेंट। तो एक बात ध्यान रखना, ये चीज आपको जब आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स तो वहां पे आपको मिलेगा, किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो बेटा, उसमें रेट जो डिपेंड करता है वो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी रिएक्शन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा, कैसे डिसाइड करते हैं, ड्यू टू नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई किया। तो अब यहाँ पे हम जो भी हम लेंगे एक्टिव मास वगैरह टर्म्स जो यूज करेंगे वो रिएक्टेंट्स के लिए लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, रिएक्टेंट्स हमारा कौन कौन है बेटा, ए एंड बी है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट एट विच, जिस रेट से ए रिएक्शन करेगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ ए का। रेट एट विच
बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो आप यहाँ पे, अब दोनों को मिला दिया हमने, तो देयरफॉर रेट एट व्हिच AB रिएक्ट्स, दोनों साथ में, क्योंकि दोनों साथ में रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो AB रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A into B इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, K A into B। अब यहाँ पे K क्या है भाई, तो यहाँ पे हम लोग K मिला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, also called velocity constant। नोट डाउन करो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, लिखो, देन आगे बढ़ते हैं। आई होप कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं इस पे, देखो इधर, चलो आई होप कि सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, देखो गाइस, नेक्स्ट हमने यहाँ पे इक्वेशन एक और, twice A plus 3B gives प्रोडक्ट, क्या दे रहा है गाइस, प्रोडक्ट दे रहा है। अब इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे इसको हम बताओ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्वाइस टर्म लिखो यहाँ पे ए प्लस ए, और बी को आप 3 टाइम्स लिखोगे यहाँ पे, बी प्लस बी प्लस बी, बी प्लस बी, और यहाँ पे क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो एक ही चीज है या तो हमने यहाँ पे ट्वाइस से लिखा, या ए प्लस ए, या 3 भी लिखा है, 3 टाइम भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझने के लिए मैंने लिखा है आपको, ठीक है, चीजें एक ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे रेट एट विच, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 है, तो लिखो रेट एट विच ए रिएक्ट्स, कौन, ये वाला है, ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए, रेट एट विच ए रिएक्ट्स, 2 बार ए है ना, तो क्या लिखें हम, ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेट एट विच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है बेटा। रेट एट विच, देखो बहुत आसान है यार, रेट एट विच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी, देखो बी 3 टाइम्स है तो हम 3 टाइम में लिखेंगे, रेट एट विच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी। तो बहुत ही आसान है गाइस, चलो इसको नोट डाउन करो आप। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार, पूरा ना लिख करके हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ऊपर में इरेज करता हूं, देखो इधर, देखो बहुत आसान इक्वेशन है यार। अब देखो यहाँ पे रेट एट विच ए रिएक्ट्स, तो रेट एट विच ए रिएक्ट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, रेट एट विच ए रिएक्ट्स क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी क्या होगा यहाँ पे, ए एट विच ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। तो ए को 2 बार लिख करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रेट एट विच ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू ए, बोलो है ना, क्योंकि 2 बार ए है ना, 2 बार ए, तो एक्टिव मास ऑफ क्या होगा, a इंटू ए, और लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एक ही बात है ना, 2 है तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे टर्म, a टू द पावर 2। सिमिलरली b के केस में आपको रेट एट विच क्या होगा यहाँ पे, b रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, b इंटू एक्टिव मास ऑफ b इंटू एक्टिव मास ऑफ b इंटू एक्टिव मास ऑफ b, हो गया बेटा। या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bq, या b टू द पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पे रेट एट विच, कहाँ लिखो, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ गाइस, चलो जल्दी एक काम करो, फटाफट आप नोट कर लो, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसमें।
ये फटाफट आप नोट करो, ये फटाफट नोट करो। देखो यहाँ पे ट्वाइस टाइम में है तो हमने यहाँ पे ट्वाइस टाइम ए लिखा है, ये यहाँ पे क्या है 3 टाइम बी है तो 3 टाइम मैंने यहाँ पे बी लिखा है बेटा, पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखा है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रेट एट विच ए रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा a into a स्क्वायर, एक ही बात है। रेट एट विच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली वो एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर 3। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक स्टेप और है लिख दूंगा इसको तो कंप्लीट हो जाएगा, लिखो जल्दी से। चलो ठीक है गाइस, वेरी गुड, ठीक बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो यहाँ पे तो कोई भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 है 4 है तो क्या हो पावर में आ जाएंगे सभी, उसको आपको 3 टाइम्स 2 टाइम्स लिखना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा। देखो गाइस यहाँ पे रेट एट विच, फाइनली हम क्या लिखेंगे, रेट एट विच क्या होगा ए बी रिएक्ट्स, ए बी रिएक्ट्स, ए बी है ना, रेट एट विच ए बी रिएक्ट्स, तो ए बी रिएक्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 2 एंड इनटू बी टू द पावर क्या होगा यहाँ पे 3। कितना आसान है बताओ, है ना आसान। तो नोट डाउन करो बेटा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन में हेंस वी कैन रिटेन एज the above equation, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे hence for the most general reaction, for general reaction hence for the general reaction, general क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रिएक्शन, जनरल रिएक्शन के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जनरल रिएक्शन के लिख सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस b b, अब ये a b क्या होगा पावर के टर्म में आ जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या होगा यहाँ पे c c, आगे लिखते चले जाओ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, आगे बढ़ते चला जाएगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट, आएगा समझ में। तो अब रेट क्या होगा, रेट सब पे देखो आप, रेट एट विच क्या होगा यहाँ पे ए रिएक्शन, रेट एट विच क्या होगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे a टू द पावर क्या होगा यहाँ पे a, बोलो है ना, b टू द पावर क्या होगा b, b टू द पावर क्या होगा b, जैसे कैसे यहाँ पे डिजिट था ना नंबर, अरे पहले 3 था ट्वाइस b 3b और ट्वाइस a था, तो क्या लिखा हमने पावर में लिखा है यहाँ पे b टू द पावर 3 एंड a टू द पावर 2। दूसरे से यहाँ पे a दिया हुआ है तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली होगा a टू द पावर a b टू द पावर b एंड c टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा। बहुत आसान है यार, लिख लो इसको, नोट डाउन करो बेटा, लिख लो फटाफट लिखो यार। तो इस तरह से अगर मान लो कि 5 भी रहेगा 6 भी रहेगा, रिएक्टेंट्स क्या है तो हमको वही करना है, रेट एट विच ए रिएक्ट्स 4 टाइम्स लिखना है आपको, और फिर फाइनली क्या करना है यहाँ पे जो इक्वेशन में आपको फाइनली क्या है रेट एट विच ए रिएक्ट्स, और कितना हो आप मल्टीप्लाई 4 से, तो ऊपर में पावर में 4 कर देना, क्यूब कर देना बेटा। आई बस ऑन में पावर में क्या करना है यहाँ पे 4 कर देना वहां पे अगर 3 है तो आप क्या 3 लगा देना यहाँ पे, तो ऐसे करके हमको लिखना है बेटा, ठीक है। तो चलो नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, जल्दी से फटाफट लिखो यार, बहुत ही आसान है, आप खुद से भी कोई भी इक्वेशन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको आप लॉ ऑफ मास सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आई वाज ऑन में कोई भी इक्वेशन लेकर के x y z, मान लो मैंने x लिया ट्वाइस x, एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो मैंने ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y ले लिया और प्रोडक्ट ले रहा, तो क्या होगा रेट एट विच x रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ x, रेट एट विच x रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ x। तो अब x 2 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे रेट एट विच x रिएक्ट्स डायरेक्टली एक्टिव मास ऑफ x टू द पावर क्या लिखेंगे हम 2। अब y के टर्म में भी वही लिखेंगे, y भी 2 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रेट एट विच y रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ y, रेट एट विच y रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ y, और फाइनली क्या लिखेंगे रेट एट विच y रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ y टू द पावर 2, दैट्स ऑल। ये जानना बहुत जरूरी है बेटा, वेल ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो इधर अब इस तरह से लॉ ऑफ मास को डिफाइन कैसे करें देख लो एक बार, लिखो आप कॉपी में गाइस,
लॉ ऑफ मास एक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, नोट डाउन करो। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन को लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन, नोट डाउन करते रहना बेटा, एक बार समझाऊंगा। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता है, द रेट ऑफ रिएक्शन the rate of reaction is proportional, rate of reaction क्या होगा, proportional to the product, होगा ना, product of the active mass, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। आई बात समझ में, पहली क्लोज बात समझाऊंगा। is each raised to the power equal, जो मैंने अभी आपको बताया वही यहां पे मैं लिखवा रहा हूं बेटा। स्टैचोमेट्रिक क्या होगा यहाँ पे, स्टैचोमेट्रिक मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं यहाँ पे, stoichiometric coefficient represented by the balanced chemical equation, by the balanced नोट डाउन करना बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखो गाइस यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या, जो मैं देखो मैंने बोला अभी, जो मैंने बोला अभी आप लोग को वही यहाँ पे मैंने आपको ये डिफाइन करके लिखवाया है। मैंने क्या बोला आपको कि जो भी उसका पावर रहेगा, जैसे अभी आपने देखा कि ए था बी था, ए के साथ स्मॉल ए था, बी के साथ स्मॉल बी था, तो हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया कि रेट एट विच ए रिएक्ट एक्टिव मास ऑफ ए, और उसके बाद हमने क्या किया उसके पावर को लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी एंड सी टू द पावर स्मॉल सी, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मान लो कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यहाँ पे डिजिटल क्या है पावर में, क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो वही देखो यहाँ पे क्या है, ये बोला यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास, यानी क्या होगा प्रोडक्ट एक्टिव मास क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ रिएक्टेंट्स इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचोमेट्रिक यहाँ पे नोट करो यहाँ पे, यानी कि जो स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू है वो कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। अगर मान लो कि 3a है और 4b है तो क्या होगा, a टू द पावर हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, b टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि law of mass action only and only applicable for the balanced chemical equation, it can't applicable for the unbalanced chemical equation, यानी कि बैलेंस इक्वेशन के बाद ही हमको ये पता चलेगा कि कितने मोल्स रिएक्टेंट्स के पार्टिसिपेट हो रहे हैं और देन जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर बिना बैलेंस किए अगर आपने किसी भी इक्वेशन को अगर एक्टिव मास लॉ ऑफ मास में लिखा तो गलत होगा। तो ये कोफिशिएंट वैल्यू तो पता होना चाहिए ना कितने मोल्स, जिसके मान लो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं तो N2 + O2, तो N2 + O2 reacts with each other and form NO gas, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के ट्वाइस NO gas बना रहा है यहाँ पे। तो अब बताओ यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन है ये, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है यहाँ पे रेट एट विच N
N2 डायरेक्टली एक्टिव मास ऑफ N2, रेट एट विच क्या होगा फिर यहाँ पे O2 रिएक्ट्स डायरेक्टली एक्टिव मास ऑफ O2। तो कहने का मतलब डायरेक्टली अगर मान लो कोई अगर बैलेंस होता वहां पे, अगर 2 होता 3 होता तो हम क्या लिखते n टू द पावर 2 और O टू द पावर 2 या 3 जो भी रहता वहां पे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जो उसकी इंटीजर्स वैल्यू आएंगे उसको हमको क्या लिखना है, पावर में लिखना है। मैंने बता दिया था जस्ट अभी, इसी को बोलते हैं लॉग मास एक्शन। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूं जिसको आप बैलेंस कर लोगे घर पे, ठीक है ना। कुछ हो आपको देता हूं इक्वेशन जिसको आप प्रैक्टिस करना बैठ करके, होता ना जैसे बैठ कर थोड़ा टाइम पास करते हैं, मस्ती करते हैं, तो क्या करते हैं थोड़ा सा एक पेज ले लेना और एक पेज में क्या करना है, एक पेन से आप क्या करना वहां पे जो मैं इक्वेशन दे रहा हूं आपको उसको आप ट्राई करना, बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। आपको इसके लिए टाइम नहीं निकालना है, बैठे बैठे बना लोगे आप। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई एक्टिव मास में किसी भी रिएक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो मैं ज्यादा कुछ इक्वेशन देता हूं, देखो इधर 2-3 इक्वेशन दे रहा हूं यहां पे जिसमें आपको एक्टिव मास में उसको यानी लॉ ऑफ मास में उसको कन्वर्ट करना है एक्टिव मास के अकॉर्डिंग। देखो इधर, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो यहाँ पे पहला हमारे पास पहला जो मैं दे रहा हूं आपको क्या है यहाँ पे SO2 गैस रिएक्ट्स विथ O2 गैस एंड फॉर्म SO3 गैस। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इक्वेशन देख लो यहाँ बैलेंस है नहीं है यहाँ पे। तो सल्फर यहाँ पे कितना हो गया 1, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे, चलो आगे यहाँ पे 2 लगा दो बेटा और यहाँ पे भी आप 2 लगा दो, तो क्या हो गया बैलेंस हो गया। कितना हो गया भाई, सल्फर 2 सल्फर ऑक्सीजन 6 हो गया, तो 4 2 6 ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना है, तो अब यहाँ पे हम ही को इसको लिखना है यहाँ पे। तो रेट एट विच सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ क्या सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ट्वाइस टाइम लिखना है आपको। तो अब देखो यहाँ पे इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो रेट एट विच sulfur dioxide reacts directly to active mass of sulfur dioxide, rate at which sulfur dioxide reacts directly to active mass of sulfur dioxide, क्योंकि ट्वाइस टाइम लिखे 2 है, और फिर फाइनली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रेट एट विच सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पे SO2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इंटीजर वैल्यू इसका कितना बेटा 2। अब ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रेट एट विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स डायरेक्टली एक्टिव मास ऑफ O2, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे रेट एट विच यानी कि रेट एट विच O2 रिएक्ट्स डायरेक्टली को क्या होगा यहाँ पे O टू दी पावर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 3 होता तो 2 3 पुट कर देते, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे है N2 गैस प्लस H2 गैस, ये मिलकर क्या बना रहा है बेटा NH3 गैस बना रहा है। बैलेंस करने के आगे यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 3 लगा लो, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो रेट एट विच क्या होगा N2 गैस रिएक्ट्स, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे दो बाकी आप खुद ही कर लोगे, रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पे N2 गैस होगा, बोलो है। अब चूंकि N2 यहाँ पे एक ही है तो हमको एक ही बार लिखना है यहाँ पे, अब H2 3 टाइम्स है तो हमको 3 बार लिखना है। अब देखो रेट एट विच क्या होगा यहाँ पे H2 रिएक्ट्स, H2 3 है तो 3 टाइम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ H2 गैस। अब देखो यहाँ पे रेट एट विच H2 गैस reacts directly proportional to H2 active mass of H2 gas। अब फिर से लिखो यहाँ पे रेट एट विच H2 चूंकि हाइड्रोजन 3 डायमेंशनल है तो 3 बार लिखेंगे हम, reacts directly proportional active mass of H2 gas। अब बाकी लिखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब इसको कैसे लिखोगे यहाँ पे फाइनली, तो लिखोगे यहाँ पे रेट एट विच N2 and 3H2 रिएक्ट्स, क्या लिखोगे यहाँ पे रेट एट विच N2 and
H2 gas reacts, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N2 H2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस बस हो गया, कितना आसान है बताओ। अब H2 में पावर मैंने 3 क्यों, इसका इंटीरियर वैल्यू कितना है 3 और यहाँ 1 था, तो मैंने कुछ करने किया ही नहीं, तो बहुत बहुत ही आसान है बेटा, लिख लो जल्दी से फटाफट लिखो यार। चलो जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, फटाफट लिखो। वेल तो कोई भी रिएक्शन को आप बहुत ही आसानी से लॉ ऑफ मास सेक्शन के टर्म में आप लिख सकते हो, और ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है पूछ दें, तो आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आई होप कि सबने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इधर नेक्स्ट। चलो तो ये तो मैंने सोल्व कर दिया, अब एक और मैं देता हूं आपको जो आपको बनाने हैं। रेगुलर लेक्चर्स को आप देखोगे, किसी भी लेक्चर्स को आप मिस नहीं करो बेटा, क्योंकि अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो आपको आगे समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप रेगुलर सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 करके देखो। चलो नेक्स्ट, N2 गैस प्लस O2 गैस NO गैस ट्वाइस, आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन में इसको कन्वर्ट करने हैं। NO गैस प्लस Cl2 गैस gives twice NOCl गैस, इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे N2 ऑक्सीजन 2 आगे, यहाँ पे 2 लगा लो, क्लोरीन 2 ऐसे ही है। तो लास्ट एक इक्वेशन और दे रहा हूं यहाँ पे, NCl3 बना रहे हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे 2 लगा लो, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 6 लगा लो, बस बैलेंस हो गया बेटा। चलो फटाफट लिख लो, बना लो, और इन सभी को बेटा आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन के टर्म में चेंज करना है। मैंने बार बार बोला कैसे करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे करना है। लिख लो फटाफट, नोट डाउन करो बेटा, लिखो जल्दी से यार, स्क्रीनशॉट लो या तो फिर आप इसको लिखो कॉपी में प्रॉपर, देन आगे बढ़ेंगे उसके बाद। चलो गाइस ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं बेटा। हालांकि यहाँ पे रिएक्टेंट सीएम को मतलब प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं रहता है, देखो इधर, क्योंकि लॉ ऑफ मास है, उनको रिएक्टेंट्स को ही चेंज करना है, लिखना है उसको। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अभी अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये टॉपिक आराम से समझ, देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ पे, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। अब देखो जैसा कि रिवर्सिबल साइन है, यानी इसका मतलब क्या होगा, a b रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बनाएगा, cd, एंड cd अगेन रिएक्ट्स टू वन अनदर फॉर्म a एंड b, ठीक है बेटा। अब एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे यहाँ बताओ, एट इक्विलिब्रियम सपोज द एक्टिव मास, suppose the active mass of क्या होगा, ABCD है ना, पार्टिसिपेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। suppose the at equilibrium suppose the active mass of A, B, C and D are क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट A, स्क्वायर ब्रैकेट B, स्क्वायर ब्रैकेट C एंड स्क्वायर ब्रैकेट D,
क्लियर बेटा कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली, अब लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं यहां पे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा इस, देखो इधर, रेट एट विच, देखो ध्यान देना यहां पे, रेट एट विच AB reacts, A and B reacts together reacts together, ठीक है, रेट एट विच A and B reacts together, क्या होगा इसे यहां पे, देखो रिएक्शन दोनों साइड से हो रहा है, फॉरवर्ड एक्शन से भी हो रहा है, बैकवर्ड एक्शन से भी हो रहा है। तो लिखो यहां पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू B, इसी पे डिपेंड करेगा ना कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, रिएक्टेंस पे ही। तो अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू देखो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, तो फॉरवर्ड एक्शन में कौन जा रहा है, यहाँ पे कौन प्रोडक्ट बना रहा है, A एंड B, CD बना रहा है प्रोडक्ट फॉरवर्ड एक्शन में। अब क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे केफ, केफ का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, केफ क्या लिखे बेटा, A इंटू B, बहुत आसान है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने यहाँ पे, केफ A इंटू B, ठीक है। अब देखो आप बात करते हैं बैकवर्ड एक्शन रिएक्शन के लिए, केफ लिखा दिया मैंने यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एक्शन रिएक्शन, नोट कर लेना इसको। अब देखो यहाँ पे रेट एट विच अब CD के बारे में बात करते हैं, C and D reacts टुगेदर, क्या हो गया यहाँ पे, रिएक्ट टुगेदर, तो बैकवर्ड एक्शन हो रहा है यहाँ पे, C and D रिएक्टेंस मिलकर क्या बना रहा है, अगर C and D की बात करें यहाँ पे तो मिलकर क्या बना रहा है, क्या बना रहा है यहाँ पे, A and B फिर से प्रोडक्ट बना रहा है बेटा। तो लिख लो आप यहाँ पे गाइस, क्या हो गया यहाँ पे, तो रेट ऑफ, लिख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पे वो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, नीचे में नहीं, मैं ऊपर में लिखता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यहाँ पे, C इंटू डी, एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास D इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ पे KB, ये क्या होगा, बैकवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड एक्शन रिएक्शन, KB क्या हो गया यहाँ बेटा, C इंटू D, जैसे कैसे हमने लिखा था यहाँ पे केफ A इंटू B, तो यहाँ पे क्या होगा C इंटू D, KB क्या होगा, KB इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। तो नोट डाउन करो इसको यार, आगे भी अभी पहले जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा। और ये देखो बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार फिर से सुन लो यहाँ पे, हालांकि मैंने इसमें बेस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखो ए बी कोई हमारे पास रिएक्टेंट्स है जो कि C and D प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। अब एट इक्विलिब्रियम सपोज द एक्टिव मास, अभी एक्टिव मास क्या होंगे पता है सबको, A B C and D के एक्टिव मास क्या होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट A स्क्वायर ब्रैकेट B स्क्वायर ब्रैकेट C स्क्वायर ब्रैकेट D, सबको पता है, मैंने पहले ही बताया अभी। रिस्पेक्टिवली अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करें तो क्या होगा, A and B, रेट एट विच A and B रिएक्ट्स टुगेदर, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बना रहा है C प्लस D, तो रेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
into B, active mass of A into active mass B is equal to Kf, proportionality constant for the forward reaction A into B. ये नोट डाउन करो आप यहाँ पे। अब रेट एट विच C and D, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या हो रहा है, C and D फिर से रिएक्शन कर रहा है और C and D रिएक्शन क्या बना रहा है यहाँ पे A and B। तो रेट एट विच C and D रिएक्ट्स टुगेदर क्या हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बना रहा है, हालांकि यहाँ पे A प्लस B बना रहा है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C into D इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे केफ लिखा था, यहाँ पे लिख दिया KB C into D, वेयर केफ KB बार बार मैं बोल रहा हूँ, कॉपी में नोट डाउन करना है यहाँ पे, केफ इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड KB इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द KB is called proportionality constant for the backward action reaction। फटाफट नोट करो। ठीक है बेटा, चलो समझ में आ गया सबको, चलो आगे बढ़ते हैं हम। पता है सबको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं हम, देखो गाइस अब देखो, जैसा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट सबको ये चीज पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बताओ। देखो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी हमारे स्टूडेंट्स को ये पता है बेटा कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड एक्शन रिएक्शन, यानी क्या होगा, केफ इक्वल टू केबी, बोलो हाँ ना, होगा ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम के समय एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, तो लिखो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम at equilibrium, क्या लिखे बेटा यहाँ पे, at equilibrium the rate of forward action reaction is equal to the backward action reaction। equal to the लिखो बेटा, फटाफट लिखो यार। हेंस लिख सकते बेटा यहाँ पे हम केफ लिख सकते, बोलो हम क्या है यहाँ पे, केफ A into B, बोलो है यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, KB C into D एट इक्विलिब्रियम में C into D, सबको पता है यहाँ पे। अब और करके यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या, C into D यानी प्रोडक्ट अपॉन एक्ट, C into D अपॉन क्या लिखे यहाँ पे A into B, तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे, KF अपॉन KB इज इक्वल टू K। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करो बेटा, आगे लेक्चर में हम, आगे के क्लासेस में हम इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे बेटा, लिख लो जल्दी से, नोट करो यहाँ पे फॉर्मूला, K अपॉन KB इनटू KF अपॉन KB इज इक्वल टू K। अब ये तो पता ही है KF क्या है, अब सभी स्टूडेंट्स को ये पता है KF क्या है, KB क्या है, अब K क्या है, तो दिस कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नोट करो बेटा इसको, ऐसे लिखना है तो लिख लो यहाँ पे, where K is called where K is called equilibrium। लिखो गाइस, फटाफट लिखो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, KF अपॉन KB इज इक्वल टू K। KF क्या है, सभी स्टूडेंट को पता है,
वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, केबी क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड एक्सेलरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो। चलो गाइस, देखो गाइस हमारे पास एक और इक्वेशन यहाँ पे देखो इधर, again consider a general reaction। चलो हमने यहाँ पे भले फिर से क्या किया हमने, दूसरी बार यहाँ पे जनरल रिएक्शन को क्या कंसीडर किया, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे, बताओ हाँ ना, प्लस सी, रिवर्सिबल का साइन दे दो बेटा, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सोन अब हम अब बताओ यहाँ पे, अब मैं ये बताया अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे गाइस तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तो लिख लो इक्वेशन में, जैसा ही पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x टू द पावर स्मॉल x y टू द पावर स्मॉल y अपॉन, पता है ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो क्या होगा यहाँ पे a टू द पावर स्मॉल a b टू द पावर क्या होगा बेटा यहाँ पे स्मॉल b होगा इज इक्वल टू k। अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेगा, और kc क्या होगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन, लिख लेना यहाँ पे। सभी को पता है k क्या, लिखो जल्दी से बेटा, where k is called proportionality constant, where k is called प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये को क्या बोलेंगे गाइस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट कांस्टेंट, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेंपरेचर। लिख लो गाइस, फटाफट लिखो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो या लिखो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब सपोज मान लो कि हमारे पास जो मैंने इक्वेशन लिया है वो इक्वेशन में सभी गैसियस है, रिएक्टेंट भी गैसियस है, प्रोडक्ट्स भी गैसियस है। तो गैसियस के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो इधर, देखो गाइस यहाँ पे सपोज ऑल आर गैसियस, ऑल आर मतलब सपोज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर all are gaseous, सभी gaseous।
तो इसको हम प्रेशर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप इन द टर्म ऑफ फॉर लिखो इक्वेशन written with respect to the pressure। तो प्रेशर के टर्म में कैसे लिखें बेटा आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे px, देखो यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखें यहाँ पे kp का मतलब क्या होता है, kp का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर, और kc का मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। तो kp इज इक्वल टू क्या लिखे px टू द पावर स्मॉल x इनटू py टू द पावर स्मॉल y अपॉन क्या लिखे यहाँ पे a, यानी क्या लिखे p a टू द पावर स्मॉल a इनटू p b टू द पावर स्मॉल b। नोट डाउन करो बेटा, ये कब हम अप्लाई करते हैं, इफ ऑल आर गैसेस, अगर सभी गैसेस है तो। और जो पहले वाला मैंने जो फॉर्मूला लिखा था किसके लिखाया था, विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन, किसके लिखाया था विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन Kc। चलो जल्दी से फटाफट नोट डाउन करो। लिखो आगे लिखना, लिखो वेयर, लिखो वेयर Pa है ना यहाँ पे Pa, लिखो वेयर Pa Pb Px and Py are the partial pressure, क्या partial pressure of A B X एंड Y। क्या है ये पार्शियल प्रेशर किसका, A B X एंड Y का क्या बेटा, ये पार्शियल प्रेशर है, कौन सा ये P जो आप देख रहे हो यहाँ पे, फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब प्रेशर का मेजरमेंट सबको पता है यार, प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे अब प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, तो प्रेशर को मेजर हम इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हम पास्कल मेजर करते हैं या फिर बार में लेते हैं, यहाँ पे measured in पास्कल क्या और बार। चलो नोट डाउन करो गाइस सभी स्टूडेंट्स। चलो अब मेरी बातें ध्यान सुनना है जो मैं बता रहा हूं, सुनो बेटा। तो ये तो हमने गाइस Kp Kc के बारे में देखा है, यहाँ पे K यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंटेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर क्या होगा, हमने प्रेशर के रेफरेंस में देखा। अब हम इसकी रिलेशन देखेंगे, अब नेक्स्ट वाला लेक्चर हम किस में देखेंगे बेटा, रिलेशन के बारे में देखेंगे, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चाहे आप बोर्ड की बात करो, चाहे नीट की बात करो या जेडब्ल्यू की बात करो, तो Kp Kc का रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको देखना है, समझना है, और उस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन जेडब्ल्यू नीट में आते ही आते हैं। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो Kp Kc का रिलेशन, और उसके आगे आप पढ़ोगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आई बस में तो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के लेक्चर में आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताया, किसी भी रिएक्शंस को लॉ ऑफ मास एक्शन टर्म में आप कैसे चेंज करोगे, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जो मैंने आपको दिया है वहां पे बताया है वहां पे, वो आपको क्या करना है, उसको क्वेश्चंस को आपको जो 4 क्वेश्चन दिए उसको आपको लॉ ऑफ मास एक्शन में कन्वर्ट भी करना है बेटा, ठीक है ना। और रेगुलर अपडेट के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना, ताकि आप रेगुलर अपडेट कर सकोगे आप इक्विलिब्रियम के, ठीक है ना। और सारे लेक्चर्स देखो, किसी भी लेक्चर्स को मिस मत करना, क्योंकि अगर आप सोचो यार जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, अब जो मैं आज करा रहा हूं, वो सोचो कि कल किसी स्टूडेंट सेकंड लेक्चर नहीं देखा होगा या फर्स्ट नहीं देखा होगा, तो आज उसको समझ में नहीं आया होगा। अब सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे Kp Kc के बारे में बताया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। अब सीधी सी बात है, आज का लेक्चर जो नहीं देखेगा और सीधा वो फोर्थ लेक्चर देखेगा, थर्ड लेक्चर स्किप करेगा, तो फोर्थ लेक्चर में कैसे समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। इसलिए रेगुलर देखो, पढ़ाई करो, प्रॉब्लम्स आती है डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।